नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं, स्व या सेल्फ। क्या हमारे अंदर सच में कोई एक मैं है जो हमेशा रहता है? या फिर ये सिर्फ मतलब एक वहम है जो हमारा दिमाग बनाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दर्शन से लेकर अहम पूर्वी विचारों और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस तक फैली हुई है। कोशिश रहेगी कि इस मुश्किल विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए। जरूर। तो शुरुआत करते हैं रेने देकार्त के उस मशहूर कथन से, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? हाँ, क्लासिक है। मतलब सोचने का एक्ट ही साबित करता है कि आप हैं। बिल्कुल। देकार्त ने तो ये भी कहा कि मन यानी हमारा स्व और शरीर ये दो अलग अलग चीजें हैं और मन ही शरीर को चलाता है। और ये हमारे रोज के अनुभव से काफी मिलता जुलता भी लगता है। हम सिर्फ चीजों की तरह है नहीं, हम इरादे बनाते हैं, महसूस करते हैं। सही कहा। पर यहाँ विज्ञान थोड़ा पेंच डालता है, खासकर न्यूरोसाइंस। हाँ, एक सिद्धांत है कॉजल क्लोजर या कारण संबंधी क्लोजर। अच्छा, वो क्या है? इसका मतलब है कि इस भौतिक दुनिया में हर भौतिक घटना की वजह कोई पिछली भौतिक घटना ही होती है। कोई बाहरी गैर भौतिक चीज आकर दखल नहीं दे सकती। तो अगर दिमाग भी भौतिक है, बिल्कुल, तो फिर कोई अलग से मन या स्व कहाँ से आके दिमाग को चलाएगा? उसके लिए जैसे कोई जगह ही नहीं बचती। और मजे की बात, दिमाग में कहीं कोई एक मैं वाला सेंटर या बटन भी नहीं मिला है आज तक। अरे तो फिर ये जो इतनी मजबूत मैं वाली भावना है, ये आती कहाँ से है? यहाँ शायद माइकल गजानिगा का काम कुछ रोशनी डाल सकता है, वो स्प्लिट ब्रेन वाले मरीज। हाँ, बिल्कुल। गजानिगा ने दिखाया था कि कैसे दिमाग का जो बायां हिस्सा है, जो भाषा वगैरह संभालता है, हाँ। वो कैसे अपने आप ही चीजों के लिए कहानियां गढ़ लेता है, वजह बना लेता है, भले ही उसे पूरी जानकारी ना हो। एक तरह का दुभाषिया, जो बस मतलब निकालने की कोशिश करता रहता है। तो क्या हमारा ये स्व का एहसास भी एक तरह से वैसी ही कहानी है जो हमारा दिमाग हमें सुना रहा है? तो बहुत हद तक मुमकिन है। और ये बात वैसे दार्शनिक डेविड ह्यूम की सोच से काफी मिलती है। ह्यूम? उन्होंने क्या कहा था? ह्यूम ने कहा कि जिसे हम स्व कहते हैं वो कोई एक ठोस स्थायी चीज नहीं है। ये बस लगातार बदलते अनुभवों का एक बंडल है, एक बहाव है। कभी गर्मी, कभी ठंडक, खुशी, दर्द वगैरह वगैरह। जैसे नदी में कोई स्थायी नदी नहीं होती, बस पानी बहता रहता है। बिल्कुल सही। तो इस नजरिए से देखें तो कोई स्थायी स्व है ही नहीं, और शायद हमारी मर्जी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। ये सब दिमाग की बनाई कहानियां हो सकती हैं जो जीने में मदद करती हैं। कमाल है। ये बात तो करीब 2500 साल पहले बौद्ध धर्म में भी कही गई थी, उनका अनात्मन का सिद्धांत। हाँ, अनात या अनात्मन, ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से हैं। इसका मतलब है कि किसी भी चीज में, इंसान हो या कुछ और, कोई स्थायी न बदलने वाला स्व या आत्मा नहीं होती। ये हिंदू धर्म के आत्मन वाले विचार से तो काफी अलग हुआ, जहाँ एक स्थायी सार माना जाता है। बिल्कुल। अनात्मन सीधे तौर पर जीवन की अनित्यता, मतलब हर चीज के बदलते स्वभाव और दुख से जुड़ा है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो कोई स्थायी मैं कैसे हो सकता है? हाँ, हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि बाद में कुछ बौद्ध विचारक हैं या कुछ धाराएं हैं जहां थोड़ी अलग बातें भी मिलती हैं। जैसे क्या निर्वाण ही सच्चा स्व है, या क्या चित्त यानी मन अविनाशी है? तो इसमें भी थोड़ी विविधता है। अच्छा, तो फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या स्व बस एक कल्पना है पूरी तरह से? शायद नहीं, मतलब पूरी तरह हवा हवाई भी नहीं। कुछ विचारक हैं जैसे डगलस हॉफस्टेटर, हाँ, मैंने सुना है। वो मानते हैं कि स्व कोई चीज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये जटिल सिस्टम में, जैसे हमारे दिमाग में, खुद पर सोचने की क्षमता से उभरता है। एक तरह का फीडबैक लूप, जैसे कोई आईना खुद को ही देख रहा हो। ये दिलचस्प है। क्या न्यूरोसाइंस इसे सपोर्ट करता है? हाँ, बिल्कुल। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि स्व एक असली चीज है जिसका दिमाग में आधार है। कुछ खास हिस्से हैं जैसे कॉर्टिकल मिडलाइन स्ट्रक्चर्स, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। अच्छा। ये तब ज्यादा एक्टिव होते हैं जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यादों के बारे में, भविष्य के बारे में। तो स्व कोई भौतिक चीज न होकर भी दिमाग में चलने वाली एक जरूरी सूचनात्मक प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेस है। और शायद जरूरी भी है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए। हाँ, बिल्कुल। स्व की एक स्थिर भावना होना हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे नैतिक तर्क, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कॉन्सेप्ट है अहम मृत्यु या ईगो डेथ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये खासकर पूर्वी परंपराओं जैसे बौद्ध धर्म में आता है। इसका मतलब है अपनी अलग पहचान की भावना का पूरी तरह से मिट जाना। इसे सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के देखने का एक तरीका माना जाता है।
लेकिन यहाँ एक विरोधाभास सा नहीं लगता? कैसा विरोधाभास? एक तरफ हम कह रहे हैं स्व इड्ढम हो सकता है, दूसरी तरफ करुणा या कंपैशन को इतना जरूरी माना जा रहा है बौद्ध धर्म में भी, और न्यूरोसाइंस भी कहता है कि सहानुभूति जरूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, बौद्ध धर्म में करुणा को अनात्मन से ही जोड़ा जाता है। जब हम ये समझते हैं कि कोई भी अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो सच्ची करुणा पैदा होती है। अच्छा, यानी स्व के भ्रम को समझना करुणा को जन्म देता है? एक तरह से, हाँ। और न्यूरोसाइंस भी यही बताता है कि दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता, सहानुभूति, ये हमारे दिमाग में गहराई तक बसी हुई है। शायद हमारे अस्तित्व के लिए एक प्रजाति के तौर पर यह जरूरी है। तो शायद ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तो ये स्व की पहेली वाकई बहुत उलझी हुई है। देकार्त के सीधे साधे दावे से शुरू होकर न्यूरोसाइंस की जटिलताओं और बौद्ध दर्शन की गहराइयों तक। हाँ, लगता तो यही है कि स्व वो ठोस, हमेशा एक जैसी रहने वाली चीज नहीं है जैसा हम आमतौर पे सोचते हैं। ये शायद हमारे दिमाग की रची हुई एक कहानी है, एक प्रक्रिया। बिल्कुल, एक जटिल उभरती हुई प्रक्रिया या निर्मिति कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे अनुभव के लिए, हमारे समाज के लिए और हाँ, हमारी करुणा जैसी भावनाओं के लिए भी बहुत केंद्रीय है। शायद इस कहानी को या इस प्रक्रिया को समझना ही हमें अपने और दूसरों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। सही कहा, ज्यादा करुणामय भी। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर हमारा ये स्व का अनुभव वाकई हमारे दिमाग की बुनी हुई एक कहानी है, तो क्या हम होशपूर्वक, जानते बूझते हुए उस कहानी को बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो ऐसा करने के क्या नतीजे होंगे? सोचने वाली बात है।